नमस्ते बच्चों, शुभ अपराह्न। आज के इस लेक्चर में हम कक्षा 4 के हिंदी ओलंपियाड के द्वारा आयोजित किए जाने वाले प्रश्न पत्र को हल करेंगे। ये जो है एक सैम्पल पेपर दिया गया है, इसी के आधार पर हम अनुमान लगा पाएंगे कि कक्षा चौथी के हिंदी ओलंपियाड के पेपर में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ सबसे पहले हमें अपने विद्यालय का नाम लिखना है। दूसरे नंबर पर हमें यहाँ पर अपना नाम लिखना है, जो प्रतियोगी है अर्थात जो पार्टिसिपेंट है उसको अपना नाम लिखना है। यहाँ पर अपने सिग्नेचर करने हैं और अपना रोल नंबर लिखना है। ये शुरू के कुछ स्टेप हैं। इस पेपर में 40 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2.5 नंबर का होगा। 2.5 मतलब 2.5 मार्क्स का होगा और उसी के आधार पर जो है आगे मेरिट बनेगी। 100 अंक का यह पेपर होता है और 1 घंटे का समय मिलता है। बिना देरी किए हम सीधा क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला जो क्वेश्चन है, लेखक शब्द का स्त्रीलिंग बताना है। इसका मतलब पहली बात है कि इस पेपर में लिंग बदलो वाला टॉपिक आएगा। एक बात यहाँ से क्लियर होती है कि पेपर में लिंग बदलो का कोई ना कोई एक क्वेश्चन आएगा। चलिए, क्या है लेखक। लेखक शब्द का जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है लेखिका। यहाँ पर लेखिका ये भी दिया गया है, लेकिन यहाँ पर गलती क्या है कि यहाँ बड़ी ई की मात्रा लगाई गई है, इसलिए इसका उच्चारण गलत हो जाता है। इसका उच्चारण यदि हम देखते हैं तो इसका उच्चारण होता है लेखिका। तो सही जो उच्चारण है वो है लेखिका। तो इसका आंसर सही सी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, वृद्धा। क्या है वृद्धा। वृद्धा शब्द का पुल्लिंग क्या होगा। वृद्धा बोलते हैं जो बूढ़ी होती है, जिसकी एज ज़्यादा हो जाती है, उम्र ज़्यादा हो जाती है जी, उसको हम वृद्धा बोलते हैं। इसके लिए हम इसका दूसरा जो पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा बुढ़िया। इसका मीनिंग जो होता है वृद्धा का बुढ़िया भी होता है। ठीक है, तो इसका पुल्लिंग पूछा है। पुल्लिंग क्या होगा बुढ़िया। क्या नाम लेते हैं इस आधार पर, क्या नाम लेते हैं, ये बूढ़ा है, ये वृद्ध है और ये विरध है। तो चूंकि यहाँ पर वृद्धा दिया गया तो इसका जो पुल्लिंग होगा वो होगा वृद्ध। यदि बुढ़िया पूछा जाता तो फिर इसका आंसर होता सी। अब इसका आंसर होगा बी, ख वाला पार्ट इसका आंसर होगा वृद्ध। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में वर्ण विच्छेद दिया गया है। वर्ण विच्छेद नाटक का वर्ण विच्छेद करना है। तो हम कैसे लिखेंगे, तोड़कर लिखना है इसको। न आ प्लस ट हलंत अ क और अ। अब हम देख लेंगे कि ये कहाँ दिया गया है। न हलंत आ, ट हलंत अ, क हलंत अ। तो इसका आंसर इस हिसाब से उत्तर हो जाएगा क, नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, संयुक्त व्यंजन वाला शब्द बताना है। ये हमने कल जो पेपर सॉल्व किया था उसमें भी हमने डिस्कस किया था संयुक्त व्यंजन क्या होता है। संयुक्त व्यंजन हिंदी में 4 होते हैं। कौन से होते हैं, क्ष, त्र और ज्य और स्र। तो इनमें से जिस भी शब्द में ये लगे हुए हैं वही संयुक्त व्यंजन वाला शब्द है। तो यहाँ पर पत्ता ये नहीं होगा, ये द्वित्व व्यंजन वाला शब्द है। ख वाला भी द्वित्व व्यंजन वाला शब्द है। तो यहाँ पर श्री लिखा हुआ है, श्री में श्र आ गया है, तो यही शब्द जो है इसका उत्तर होगा श्री गणेश। ये शब्द जो है संयुक्त व्यंजन वाला शब्द है। आगे चलते हैं, लिपि कहते हैं। लिपि एक्चुअली क्या होती है, हिंदी भाषा में लिपि लिखने की कला को बोलते हैं। लिखने की कला, लिखने की कला या ढंग, लिखने की कला या ढंग। देखो जो मैंने अभी ये लिखा है ना,
ये जो कैसे लिखा गया है, ल कैसे बना, ख कैसे बना, न कैसे बना, ये जो तरीका मैंने लिखने के लिए यूज किया गया, ये जो चिन्ह बनाए गए हैं, ये चिन्ह ही क्या हैं, लिपि हैं। तो इसका अर्थ क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रत्येक मौखिक ध्वनि के लिए निर्धारित चिन्हों को, जो ये लिखने की जो कला है, जो चिन्ह हैं ये बनाए, ल ख न, ये जो वर्ण बनाए हैं इन्हीं को ही लिपि कहते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। छठा जो क्वेश्चन है, विद्वान शब्द का विलोम। विद्वान जो होता है, पढ़े लिखे को बोलते हैं विद्वान, जो पढ़ा लिखा होता है, जो अच्छा बुद्धिमान और समझदार होता है, उसको हम विद्वान बोलते हैं। तो इसका जो अपोजिट है, विलोम जो है, वो बताना है। पहला आंसर है मूर्ख, दूसरा आलसी, तीसरा मुलायम। देखिए, मूर्ख तो है इसका उत्तर, विद्वान का उत्तर क्या है, मूर्ख। अब ये दो क्यों दिए गए हैं, यदि इनके बारे में पूछ ले इसका विलोम क्या होगा, तो आलसी जो विलोम होगा वो मेहनती का होगा, मेहनती, मेहनती का विलोम होगा आलसी। मुलायम जो विलोम होगा वो होगा कठोर का विलोम या फिर सख्त। इसके लिए एकदम एक्यूरेट यदि वर्ड चुनना पड़े कठोर और सख्त में से, तो हम सख्त लेंगे। कठोर के लिए भी जो विलोम होगा वो शब्द होगा कोमल। तो सही जो शब्द होगा मुलायम के लिए विलोम वो होगा सख्त। आगे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न नंबर 7, कमल का पर्यायवाची बताना है। कमल का जो पर्यायवाची होता है, नीरद जो होता है वो पानी, जो क्या नाम लेते हैं, बादल का पर्यायवाची होता है नीरद, और पंकज जो होता है वो कमल का होता है, और सुमन जो होता है वो होता है फूल का पर्यायवाची। बादल का पर्यायवाची नीरद, पंकज पर्यायवाची होता है कमल का, और फूल जो पर्यायवाची होता है सुमन का होता है। सुमन का पर्यायवाची फूल भी ऐसे भी बोल सकते हैं हम। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा बी, ख वाला, पंकज। आगे चलते हैं। 8वां जो क्वेश्चन है, जब क्रिया के साथ कर्म लग जाए, जब क्रिया के साथ कर्म लग जाए तो वह कहलाती है। जब क्रिया के साथ कर्म आ जाता है तो उसको कर्मक क्रिया बोलते हैं। कर्मक मतलब कर्म सहित, इसका मीनिंग ही होता है कर्मक। कर्मक क्रिया मतलब स का मतलब होता है सहित और कर्म का मतलब होता है कर्म, अर्थात कर्म के सहित जो क्रिया होती है उसको कर्मक क्रिया बोलते हैं। और जिसमें कर्म नहीं होता, कर्म मतलब कि ऑब्जेक्ट नहीं होता है। अंग्रेजी में एक शब्द होता है सब्जेक्ट, एक होती है वर्ब, एक होता है ऑब्जेक्ट। जब वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं होता है हिंदी में तो उसको अकर्मक, और जब ऑब्जेक्ट होता है तो उसको कर्म होता है तो कर्मक क्रिया बोलते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ख। उचित शब्द चुनकर और शब्दमाला को पूरा करिए। शब्द क्या क्या दिए गए, शब्दमाला पूरी करनी है, मतलब वर्ड चेन। शब्दमाला का मतलब होता है वर्ड चेन। शब्दमाला का मतलब क्या होता है, वर्ड चेन पूरी करनी है, अर्थात जो इस शब्द का जो अंतिम वर्ण है उसी से अगला शब्द बनाना है, और फिर अगले जो लेटर है लास्ट का उससे नेक्स्ट शब्द बनाना है। और इसी तरीके से जो लाला जो शब्द है उसका लास्ट लेटर ला है, उसी से नेक्स्ट शब्द बनेगा। तो इसका कौन सा हो जाएगा, लाठी। लाठी क्या बन जाएगा, इसका नेक्स्ट शब्द बनेगा। 10वां क्वेश्चन है, री स्वर वाले शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। अर्थात ये बताना है कि किस में री का प्रयोग हुआ है, और री का प्रयोग हुआ है कृपा में। इसमें जो है रेफ वाला र है, इसमें पदेन वाला र है। तो इन दोनों तीनों में अलग अलग र का प्रयोग हुआ है, लेकिन इसमें री का प्रयोग हुआ है, कृपा में री आएगा, री की मात्रा। किस शब्द में आधे र का प्रयोग हुआ है। अब इसके लिए हमें वर्तनी आनी चाहिए। प्रणाम, प्रणाम में प हलंत र पूरा है, ठीक है। इसमें प्रणाम में पदेन वाले र में, पदेन वाले र में अर्थात नीचे जो प लगता है वो पूरा होता है। चंद्र, यहाँ पर द और र, द और र, यहाँ पर भी जो है चंद्रमा में
पदेन वाला र आया है। चूँकि कार्य में जो र है ये रेफ वाला र है, रेफ वाला र, और रेफ वाला जो र होता है वो हमेशा आधा र होता है। तो इसीलिए जो इसका उत्तर होगा तीनों में से प्रणाम, चंद्रमा, कार्य, इन तीनों में से जो आपका सही उत्तर रहेगा वो रहेगा कार्य। वो सही उत्तर क्या रहेगा? कार्य। जो खेती करता है किसान, और जो मजदूरी करता है मजदूर, और जो गाय भैंस चराता है उसको चरवाहा बोलते हैं। लेकिन उत्तर क्वेश्चन क्या है हमारा? जो खेती करता है, तो वो हो जाएगा किसान। अगला जो प्रश्न है, कविता लिखने वाला लेखक जो होता है लेख लिखता है, पाठक जो पाठ को पढ़ता है, और कवि कौन होता है? कविता लिखने वाला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कवि। यदि पाठ को पढ़ने वाला होता है आए तो उसका आंसर क्या होगा? पाठक। और जो लेख लिखता है उसका आंसर होगा लेखक। हम गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? गणतंत्र दिवस का मतलब होता है प्यारे बच्चों रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे पूछा है। तो रिपब्लिक डे जो मनाते हैं वो मनाते हैं हम 26 जनवरी को। 15 अगस्त को हम स्वतंत्र दिवस मनाते हैं, 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं। तो ये सारे के सारे इनमें से तीनों में से सही आंसर होगा ख। गणतंत्र दिवस हम 26 जनवरी को मनाते हैं। दिवाली के दिन हम दिए जलाते हैं, रंगों से खेलते हैं, केक काटते हैं। अब तीनों में से आप समझ ही गए हैं, दिवाली पे हम क्या करते हैं? दिवाली पर हम दिए जलाते हैं। अब एक इससे अलग क्वेश्चन आ जाए कि रंगों से खेलते हैं किस त्योहार पर? तो इसका आंसर होगा होली। केक कब काटते हैं? जन्मदिन पर। सार्थक वाक्य का सही उदाहरण है। सार्थक वाक्य मतलब होता है जो वाक्य अर्थपूर्ण हो, जिसका अर्थ निकलता हो, टेढ़ा मेढ़ा आगे पीछे करके नहीं दिया गया हो, वैसा चुनना है घूमता चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर, ये गलत है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, यही इसका उत्तर है। रात शब्द के समानार्थी बताना है रात का, तो इसका आंसर होगा रजनी। रजनी, निशा, ठीक है। तो दोनों इसके, रात्रि, ये तीनों शब्द रात के पर्यायवाची होते हैं। संध्या जो होता है वो शाम को बोलते हैं, संध्या शाम को। और भोर जो शब्द है वो पर्यायवाची होता है सुबह का। हमें तो रात का बताना है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? रजनी। रात का आंसर क्या हो जाएगा? रजनी। सुलोचना के नेत्र बहुत सुंदर हैं। नेत्र का पर्यायवाची बताना है। नेत्र किसको बोलते हैं? आँख को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? आँख को। कान को क्या बोलते हैं? कान को हम कर्ण बोलते हैं। कान को हम कर्ण भी बोलते हैं। नासिका किसको बोलते हैं? फिर नाक को बोलते हैं। तो ये तीनों का मैंने अर्थ आप लोगों को बता दिया है। आप नेत्र का अर्थ आप बता सकते हैं आँख। इसका आंसर क्या होगा? आँख। आगे चलते हैं। हथियार डालना, मुहावरे का अर्थ लिखना है। हथियार डालना का मतलब होता है हार स्वीकार कर लेना, लेकिन यहाँ पर हार नहीं दिया गया है। हार का पर्यायवाची है पराजय, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, पराजय स्वीकार कर लेना। हाथ साफ करना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? चुरा लेना, है ना। हाथ साफ करना, चुरा लेना, सफाई करना नहीं, चुरा लेना। क्या चुरा लेना? कोई कीमती चीज़, ठीक है, चुरा लेना, उसको हम हाथ साफ करना कहेंगे। इनमें सही शब्द है राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, और ये भी है। इनमें से ये गलत है, ये गलत है, सही वाला ये है। प्रेम शब्द का विलोम, प्रेम शब्द का जो विलोम होता है वो होता है घृणा। प्रेम शब्द का विलोम क्या होगा? घृणा। आगे है सुनार शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? सुनार में इन प्रत्यय जुड़ने से बनता है सुनारिन। सुनार में इन प्रत्यय जुड़ने से सुनारिन बनता है। ये हो गया इसका स्त्रीलिंग सुनारिन। प्रवत्त शब्द जो है, प्रवत्त जो है शब्द, उसका संज्ञा का प्रकार बताना है, व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है। तो प्रवत्त जो शब्द है वो संज्ञा के भेद होते हैं 3।
और तीनों भेद यहाँ लिखे गए हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। इस हिसाब से जो पर्वत जो शब्द है वो जातिवाचक शब्द है, क्योंकि किसी विशेष पर्वत के बारे में नहीं बताया गया कि हिमालय पर्वत है या फिर कोई और पर्वत है, हिंदू कुश पर्वत जो है श्रेणी है पर्वतों की, या कोई दूसरा पर्वत है, विंध्याचल पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत है, ये नहीं बताया गया। यहाँ सिर्फ बात की गई है पर्वत शब्द की। तो इस हिसाब से इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा, ये इसका उत्तर है। मुझे बहुत क्या लगी है, भूख लगी है, भूख नहीं, ये गलत, ये गलत, सही वाला क्या है, भूख। हमेशा भूख में बड़े ऊ की मात्रा आती है। परिवार प्लस इक क्या है, प्रत्यय है, और इससे क्या बन जाएगा, पारिवारिक। परिवार में इक प्रत्यय जुड़ने से शब्द बनता है पारिवारिक। संयुक्त व्यंजन वाला शब्द है, कौन सा है, तीनों में से जो शब्द है संयुक्त व्यंजन वाला, पहला शब्द है ऋषि, दूसरा शब्द है चिट्ठी, और तीसरा शब्द है ज्ञान। तो संयुक्त व्यंजन के बारे में बताना है तो संयुक्त व्यंजन कौन सा हो जाएगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। जो संयुक्त व्यंजन होता है वो ज्य होता है। इस हिसाब से सी उत्तर सही है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को कहते हैं कारक, गलत। सर्वनाम, ये सही है, इसका उत्तर सर्वनाम होता है। कर्ता, गलत है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक ने मुझे उसे शाबाशी दी, वाक्य में सर्वनाम बताइए। अध्यापक नाम हो गया, शाबाशी भाव है, और उसे, ये इसका उत्तर है। उसे जो होता है सर्वनाम होता है। शेर के दांत होते हैं, कैसे होते हैं, नुकीले, तो यही इसका उत्तर है। 31वां क्वेश्चन है, कल मेरी पुस्तक खो गई, वाक्य में खो गई कौन सी क्रिया है। क्रिया कर्म के आधार पर दो तरीके की क्रिया होती है, अकर्मक और एक होती है सकर्मक। अकर्मक क्रिया क्या कहती है, जिसमें कर्म की जरूरत ना पड़े, ऑब्जेक्ट की जरूरत ना पड़े, ठीक है, वो होती है कर्मक। कर्मक क्रिया होती है जिसमें कर्म की जरूरत पड़े। और इस हिसाब से यदि इसमें पहचान करनी हो कि भाई ये अकर्मक है या सकर्मक है, तो हम क्या करेंगे, मुख्य जो क्रिया है उससे पहले क्या लगा के देख लेंगे, और यदि सेंस निकलती है क्या खो गई, मतलब क्या खो गई, पुस्तक, यदि ऐसी बात है तो हमें पता चल जाएगा कि जिसमें कर्म की ज़रूरत होती है तो वो होती है सकर्मक। तो इस हिसाब से क्या खो गई, पता चला पुस्तक, तो इस हिसाब से ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। वर्ण ध्वनि का कौन सा रूप है, वर्ण जो होता है लेटर, कौन सा रूप है। अब यहाँ बात की जाए लिपि की दृष्टि से तो है जो है लिपि की दृष्टि से तो है लिखित, और यदि ध्वनि की दृष्टि से पूछा जाए, दोनों को मैं क्लियर करना चाहूँगा, ये क्वेश्चन मेन पेपर में भी आ सकता है। तो देखिए, यदि ध्वनि की दृष्टि से बात की जाए तो ये है मौखिक, और यदि लिपि की दृष्टि से बात की जाए, लिपि की दृष्टि से वर्ण, लिपि की दृष्टि से लिखित, लेकिन यहाँ पर लिपि की दृष्टि से नहीं पूछ रखा है, किसकी दृष्टि से पूछ रखा है, ध्वनि, ध्वनि मतलब उच्चारण की दृष्टि से, तो ये हो जाएगा मौखिक। वक्र, ठीक है, वक्र में प्रयुक्त हुआ है रेफ, पदेन। मैंने आप लोगों को बता रखा है जो पैर में लगता है, ठीक है, जो पैर में लगता है वो शब्द होता है पदेन। कौन सा शब्द होता है, पदेन, और जो ऊपर लगता है वो होता है रेफ, ठीक है। इस हिसाब से इसमें पदेन वाला र प्रयोग हुआ है। आगे है 28 के बाद आता है, 28 के बाद क्या आता है, 29 आता है, 19 आता है, 19 तो नहीं आता, ये तो 18 के बाद आता है, और 27 किसके बाद आता है, 26 के बाद में, तो इसका आंसर हो जाएगा 29। बुधवार से पहले कौन सा दिन आता है, वो होता है बुधवार से पहले, पहले पूछा है तो हो जाएगा मंगलवार, बुधवार से पहले मंगलवार आता है।
आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, गद्यांश आ गया अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गद्यांश। पढ़ लेते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक बहुत घना और डरावना जंगल था। इस जंगल में अनेक जानवर, पेड़ पौधे, लताएं, झाड़ियां आदि थी। एक स्थान पर दो बहुत ही बड़े पेड़ लगे हुए थे। इन पेड़ों की छांव में खूंखार जानवर रहते थे जो आराम से शिकार करने आते थे। ये जानवर उनका ही शिकार कर लेते थे तथा इन्हीं वृक्षों के नीचे बैठकर फिर आराम से उनका मांस खाते थे। मांस खाकर वे उनकी हड्डियां वहीं छोड़ देते थे, इसलिए वहां सदैव दुर्गंध रहती थी। दुर्गंध का मतलब होता है गंदगी रहती थी, बहुत बुरी बदबू आती थी वहां से। जानवरों के इस व्यवहार से दोनों वृक्षों को वातावरण में खराब होने की चिंता सताने लगी। बहुत सोच विचार के बाद दोनों वृक्षों ने निर्णय लिया, इन जानवरों को कहीं दूर भेज दिया जाए। वातावरण को शुद्ध करने का यही एक तरीका है। परंतु उन्हें इस बात का भी डर लगा कि जानवरों के जाने के बाद मनुष्य उन्हें काटने ले। ये था गद्यांश। अब गद्यांश के बारे में एक ही शर्त बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। वो क्या है कि आपको गद्यांश के उत्तर देने के लिए आपको इस पैसेज को पढ़ना पड़ेगा और ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, तभी इसके उत्तर आपको मिलेंगे। उत्तर जो है बड़े आसान होते हैं। जंगल कैसा था, घना और डरावना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा, घना और डरावना। जानवर पेड़ों के नीचे बैठकर क्या करते थे, आराम से अपने शिकार का मांस खाते थे। ये ऊपर ही उत्तर है पैसेज में ही, वहीं से देख देख के लिखना है, छांट छांट के। दोनों वृक्षों ने क्या निर्णय लिया, जानवरों को अपना दोस्त बना लें, नहीं, गलत। जानवरों को दूर भेजने का निर्णय लिया, ये सही था। जानवरों के जाने पर पेड़ों को किस बात का डर सताने लगा, अकेला रह जाने का, गलत। आसपास के कीड़े मकोड़ों का डर, गलत। अकेले रहने पर मनुष्य द्वारा काट लिए जाने का डर, ये सही है। ख सही है इसका उत्तर। एक बहुत घना और डरावना जंगल था। इसमें विशेष्य क्या बताया गया है, वो है, देखो इसमें घना और डरावना ये दोनों तो हैं विशेषण, और जंगल जो है वो क्या है, विशेष्य। क्योंकि यहाँ जंगल की विशेषता बताई गई है और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो होता है विशेष्य, और डरावना और घना विशेषण है। तो इसमें जंगल इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके के इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। बड़ा ही आसान पेपर था, सैम्पल पेपर। तो इसी तरीके के कुछ क्वेश्चन आंसर इसमें पूछे जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस पेपर को दोबारा से हल भी करेंगे और ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहेंगे, और इसके बाद किसी नए पेपर को सॉल्व करेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तब तक के लिए आप खूब सारे पढ़ते रहिए और खूब सारी प्रैक्टिस करती रहिए। तब तक के लिए बाय बाय और अब टेक केयर, ध्यान रखना अपना सब। धन्यवाद।